हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है ना समझने के पर्पज़ से। इसीलिए हम इसे दो पार्ट में स्टडी करेंगे। देन उसके बाद हम इसका थर्ड पार्ट रिलीज़ करेंगे जिसमें कि हम इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग या किस तरह से कितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो टोटल 3 पार्ट्स में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट करेंगे, है ना। लर्निंग भी और किस तरह से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है वो भी, सारा चीज़ जो है वो हम इसका फिनिश करेंगे। देन उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। ओके, सो देखिए, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको स्टडी करना ज़रूरी क्यों है ना। सबसे पहले तो क्योंकि ये पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने क्या किया था, मोनार्कियल सिस्टम जो है उसको हटाया और किस तरह का सिस्टम जो पीपल है वो चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, है ना। मतलब जहाँ पर क्या हो, गवर्नमेंट हो और उसकी पावर जो है वो लिमिटेड हो और वो किसकी डिज़ायर के लिए काम करे, लोगों की डिज़ायर के लिए काम करे। इस तरह के ऑब्जेक्टिव के साथ ये रेवोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था ये? 1789 में। ये डेट आपको याद रखना है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है ये ऑलरेडी। ओके, तो क्या है, 1789 में ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि मोनार्कियल सिस्टम को हटाकर लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आए। तो डेफिनेटली मोनार्कियल गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना। इसीलिए लोग उन प्रॉब्लम्स को हटाना चाहते हैं और इसका सोल्यूशन वो किस में देख पा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने के पहले हमें वहाँ की प्रॉब्लम्स को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। और प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए पहले हमें वहाँ की सोसाइटी को स्टडी करना है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या प्रॉब्लम है उन लोगों को कि वो क्या चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो यदि हम फ्रेंच की सोसाइटी को देखें तो वहाँ पर क्या है, पूरा मोनार्कियल सिस्टम इस्टेब्लिश है ना। कौन सी डायनेस्टी वहाँ पर रूल करती है? बर्बन डायनेस्टी वहाँ पर रूल करती है ना, जो किंग वगैरह है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर लुईस 16 जो है वो किंग रहते हैं। अब फ्रेंच की जो सोसाइटी है वो 3 एस्टेट्स में डिवाइड होती है ना, मतलब 3 क्लासेस में डिवाइड है। बिल्कुल सिंपल आपको समझना है, जैसे कि हमारी इंडिया में नहीं होता है कि 4 वर्णा में हम डिवाइड करते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्याज है ना। वैसे ही फ्रेंच की जो सोसाइटी है वो भी 3 एस्टेट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट एस्टेट है वो कौन सा होता है? क्लर्जीमैन। क्लर्जीमैन कौन होते हैं? जो चर्च में फादर्स, बिशप्स, है ना, प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं वो। नॉबल्स कौन होते हैं? किंग और उनकी फैमिली, है ना। तो फर्स्ट स्टेट हो गया क्लर्जीमैन, सेकंड स्टेट हो गए नॉबल्स, और इन दोनों के अलावा जितनी भी बाकी की पॉपुलेशन है वो किस में आती है? थर्ड एस्टेट में आती है। ठीक है, अब ये जो क्लर्जीमैन और नोबल्स हैं इन्हें बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं, है ना। और ये प्रिविलेजेस किसके अकॉर्डिंग है? बर्थ के अकॉर्डिंग। जिसका बर्थ क्लर्जी फैमिली में हो गया उसको प्रिविलेजेस अपने आप ही मिल जाएंगे। किसी का बर्थ अगर नोबल फैमिली में हुआ है तो उसको सारे प्रिविलेजेस अपने आप ही मिल जाएंगे, है ना, चाहे फिर वो उन प्रिविलेजेस के कैपेबल हो या ना हो। अब प्रिविलेजेस किस तरह के? पहला तो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे, है ना। इनके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। और सबसे बड़ा प्रिविलेज इनके पास था कि ये कोई टैक्स पे नहीं करते थे। ठीक है, ना ही क्लर्जीज कोई टैक्स पे करते थे, ना ही नोबल्स कोई टैक्स पे करते थे। ओके, अब सारा टैक्स फिर आता कहाँ से था? तो सारा टैक्स जो पे करता था वो थर्ड एस्टेट करता था। ठीक है, अब देखिए, सोसाइटी है, टैक्स ही मेन इनकम होती है ना, गवर्नमेंट हो चाहे रूलर हो उनकी। अब वो जो टैक्स का पैसा है वो तो सभी के ऊपर खर्च होगा, तो पे भी सभी को करना चाहिए। अगर नोबल ना करे तो समझ में आता है, बट क्लर्जीज वगैरह को तो सबको पे करना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि केवल थर्ड स्टेट जो है वो टैक्स पे कर रहा है। आगे भी हम पढ़ेंगे तो यही मेन रीज़न आगे बनेगा इस रेवोल्यूशन का। ओके, तो आई थिंक आपको सोसाइटी समझ में आ गया होगा कि क्लर्जी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट में पूरा सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड है। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे के कारण क्या है? तो ये जो रेवोल्यूशन है इसके रीजंस को हम डिफरेंट उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं समझने के लिए ना। वैसे तो सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती है, बट जस्ट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें मिले, तो हमने इसको सोशल कॉजेज़ में डिवाइड कर दिया ना, कि सोशल रीजंस क्या थे, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। इसके अलावा हम डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ इकोनॉमिक रीजंस होंगे, है ना, क्या कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ था सोसाइटी में जिसके कारण लोग चेंजेस जो है वो डिमांड कर रहे थे, है ना।
तो इन सारे फैक्टर्स में हम रीजंस पढ़ते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो पहला रीज़न क्या है? सोशल रीज़न। अब सोशल रीज़न क्या है? अभी हमने पढ़ा कि जो सोसाइटी है उसको हमने 3 एस्टेट में डिवाइड करके रखा है। ओके, फर्स्ट एस्टेट जो है जिसमें कि क्लर्जी मैन होते हैं, दे वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्सेस। सेकेंड एस्टेट जिसमें कि नॉबल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। अब सारा टैक्स जो है वो पे कौन कर रहा है? थर्ड एस्टेट पे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? डिस्क्रिमिनेशन हो गया, है ना। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, थर्ड स्टेट को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सेम चीज़ हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था ना, इसीलिए पहले हमने पावर शेयरिंग पढ़ा है। देखो वहाँ पर भी क्या हो रहा था, सारे जैसे अगर हम श्रीलंका का एग्जाम्पल दें तो सारे प्रिविलेजेस जो है वहाँ पर वो किसको मिल रहा था? सिन्हाला कम्युनिटीज़ को मिल रहा था। तो तमिल्स अपने आप को कैसा फील करने लगे? अलाइनेटेड, कि हम तो इस कंट्री का पार्ट ही नहीं है। अगर हमारे लिए इस कंट्री में कुछ हो ही नहीं रहा है तो हम इस कंट्री में रहें क्यों? सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग कि हमें एक तमिल अलग स्टेट चाहिए ना, तमिल एलम चाहिए हमको। तो वैसा ही यहाँ पर थर्ड स्टेट को फील होने लगा है कि वो वहाँ पर होते हुए भी उनके प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग या उन्हें कोई भी कोई भी इनकी रिक्वायरमेंट्स, उनके डिज़ायर्स कुछ भी वहाँ पर फुलफिल नहीं किया जा रहा है। तो पहला रीज़न तो यही कि थर्ड स्टेट जो है वो उसे धीरे धीरे ये समझ में आने लगता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। अब ज़्यादातर इसमें कौन रहते हैं? बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, सर्वेंट्स, लेबरर्स वगैरह। ठीक है, अब देखो इनका एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है? क्योंकि ये अनएजुकेटेड है ना, या अगर एजुकेटेड है तो बहुत ही कम एजुकेटेड है ना। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो अनएजुकेटेड है। बट धीरे धीरे क्या हो रहा था, थर्ड स्टेट में भी एजुकेशन जो है अमंग द थर्ड स्टेट वो भी बढ़ता जा रहा था। और एजुकेशन जैसे ही बढ़ेगा, है ना, जब आप बुक्स को स्टडी करना स्टार्ट करोगे, डिफरेंट व्यूज़ को स्टार्ट करोगे रीड करना, तो आपके व्यूज़ जो है वो भी टर्न आउट होंगे किसी दूसरी चीज़ों में, है ना। आपको भी फील करने लगेगा कि सबके पास क्या होनी चाहिए? इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, प्रिविलेजेस जो है वो बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए बल्कि किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? वर्थ के अकॉर्डिंग, है ना। अगर आप उस कैपेबल हो तो ही आपको प्रिविलेजेस मिलने चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलने चाहिए। तो इस तरह के थॉट्स जो है वो इनको अब आने लगेंगे। ठीक है, तो सोशल कोज आ गया समझ में कि थर्ड स्टेट केवल पे कर रहा है टैक्सेस, फर्स्ट और सेकंड स्टेट कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है। अब पॉलिटिकल रीज़न जो है वो क्या होता है इस रेवोल्यूशन के पीछे, कि जब लुईस 16 थ्रोन पर बैठते हैं, है ना, तो उसके पहले क्या होता है कि बहुत सारी वॉर्स में फ्रांस इंगेज्ड रहता है। जैसे कि ये अमेरिका को हेल्प करता है कि वो अपनी जो कॉलोनीज़ है वो ब्रिटेन से छुड़वा ले, है ना। ब्रिटेन और फ्रांस का क्या है, थोड़ा सा इनमें डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इनडायरेक्टली ब्रिटेन को हार्म करने के लिए फ्रांस किसकी हेल्प करता है? अमेरिका की। फ्रांस का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वॉर में, बट जस्ट फॉर वो रिटेलिएशन के उस पर, है ना, वो किसको हेल्प करते हैं? अमेरिका को हेल्प करते हैं। तो अमेरिका के साथ जब ये वॉर लड़ रहे होते हैं तो इनका सारा जो पैसा है वो कहाँ पर चला जाता है? वॉर में चला जाता है। तो जब लुईस 16 थ्रोन पर बैठते हैं तो उन्हें उनका जो ट्रेजरी है वो खाली मिलता है ना। अब अगर ट्रेजरी एम्प्टी होगा तो आप स्टेट को रन कैसे करोगे, है ना। स्टेट को रन करना तो ज़रूरी है, ना ही आप वहाँ पर ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे और ना ही वो अपनी नीड्स को भी फुलफ़िल कर पा रहे हैं। अब पैसा तो लेकर आना पड़ेगा ट्रेजरी में। अब वो पैसा आएगा कहाँ से? टैक्स के फॉर्म में आएगा। अब टैक्स तो कौन पे कर रहा है? केवल थर्ड स्टेट पे कर रहा है। तो अगर ज़्यादा टैक्स चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो आगे फिर यही रीज़न बनता है कि टैक्सेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए जाते हैं कि थर्ड स्टेट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना। इतना उनके पास इतना पैसा नहीं बचता है कि वो अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। तो डेफिनेटली जो सिचुएशन है वो किस में कन्वर्ट होगी? वॉर लाइक, है ना, वॉर लाइक सिचुएशन जो है वहाँ पर इमर्ज आउट होगी। तो सेकेंड पॉलिटिकल रीज़न बनता है कि ट्रेजरी एम्प्टी है, गवर्नमेंट चाहता है कि टैक्सेस बढ़ जाए, बट थर्ड स्टेट अब टैक्स बढ़ने नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पर उनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? उसके लिए हमें इकोनॉमिक रीज़न समझना होगा, है ना। अब देखिए इसी टाइम में क्या होता है, पहले ही ट्रेजरी खाली है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, गवर्नमेंट सोच रहा है कि टैक्सेस को और इंक्रीज़ कर दिया जाए। ठीक है, उसी समय फ्रेंच की सोसाइटी में एक और प्रॉब्लम क्या देखी गई कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। 23 मिलियन से कितनी हो जाती है? 28 मिलियन हो जाती है। मतलब कि क्या? अब कंजम्पशन बढ़ेगा तो लोगों को पैसा भी चाहिए, है ना। क्यों कंजम्पशन बढ़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। तो
अब जो सप्लाई है मार्केट में वो तो इतना ही रहेगा, बट डिमांड जो है वो लोगों की बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। महंगाई बढ़ जाएगी तो और ज़्यादा लोगों को दिक्कतें होंगी, है ना, क्योंकि आधे से ज़्यादा पैसा तो उनका टैक्स में जा रहा है। अब पहले अगर वो 10 रुपये में मान लीजिए कुछ खरीद पा रहे थे, तो अब वही चीज़ उनको 20 रुपये में खरीदनी पड़ेगी, है ना। तो इतना पैसा उनके पास बच ही नहीं रहा है। तो सेकेंड या थर्ड रीज़न जो है वो क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और लेबर का जो वेजेस हैं वो तो फिक्स्ड ही है, जितना वेजेस पहले मिल रहा था उतना ही अभी मिल रहा है, बट महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण सब्सिस्टेंस क्राइसिस वाली सिचुएशन जो है वो फ्रांस में आ जाती है। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है कि जहाँ पर पीपल अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर सके, है ना, मतलब ठीक से वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से रह नहीं पा रहे हैं, ये वाला जो सिचुएशन होता है उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, तो 3 रीजन्स आपको समझ में आए। सोशल रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल बनता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, पहला क्या था कि थर्ड स्टेट केवल टैक्स पे कर रहा है, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। फिर पॉलिटिकल कॉज हमने क्या पढ़ा कि जब लुईस 16 थ्रोन पर बैठते हैं तो उनका ट्रेजरी पूरा एम्प्टी रहता है। क्यों एम्प्टी रहता है, क्योंकि फ्रांस बहुत सारी वॉर्स में इंगेज था, जिसके कारण उनका सारा पैसा किस पर खर्च हो जाता है, वॉर में खर्च हो जाता है। ठीक है, फिर थर्ड इकोनॉमिक कॉज हमने क्या पढ़ा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है महंगाई, पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसके कारण क्या हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है ना, लोगों की नीड्स बढ़ती जा रही है, बट उतना सप्लाई मार्केट में है नहीं, तो क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है दोनों के बीच में, इसलिए महंगाई बढ़ रही है। इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होने लगे, है ना, लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। अब सोचो आपको ठीक से पहनने को कपड़ा ना मिले, खाने के लिए खाना ना मिले, तो आपकी हालत क्या होगी ना, आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, बहुत ही ज़्यादा इरीटेटिंग हो जाओगे कि हमें इस गवर्नमेंट के अंदर नहीं रहना है, हमें कहीं और रहना है, हमें ये स्टेट नहीं चाहिए, हमें ये कंट्री नहीं चाहिए। इस तरह के थॉट्स जो हैं वो आपके अंदर आने लगेंगे। अब उसके साथ साथ एक और चीज़ क्या होती है, द रोल ऑफ मिडिल क्लास। द रोल ऑफ मिडिल क्लास मतलब कि जो थर्ड स्टेट हमने अभी पढ़ा है ना, अब थर्ड स्टेट में भी बहुत सारी क्लासेस होंगी, क्योंकि सारा सेक्शन तो थर्ड स्टेट में ही है ना। तब जो थर्ड स्टेट में भी जो थोड़े अच्छे थे, है ना, तो वो मिडिल क्लास वाली फैमिली जो थी, है ना, अब उन्हें क्या है, लाइक एजुकेशन मिलने लगा है, वो एजुकेट होने लगे हैं, एजुकेट होने लगे हैं तो वो अब क्वेश्चन करने लगे हैं। क्वेश्चन किसको, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है थर्ड स्टेट के साथ उसको। सो द राइज ऑफ एजुकेटेड मैन हु हैड द मीन्स टू ब्रिंग अबाउट लार्ज स्केल चेंजेस एंड गेट देयर वॉइसेस हर्ट, है ना, मतलब अब जब उन्हें एजुकेशन मिलने लगा है तो उन्हें अपना इंपॉर्टेंस पता चलने लगा है, उन्हें ये समझ में आने लगा कि प्रिविलेजेस बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं, वर्थ के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो वो अब डिमांड करने लगते हैं कि हमें इक्वालिटी चाहिए। उसके लिए क्या है, जो पीपल है थर्ड स्टेट के अदर, है ना, जो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें ये समझाना स्टार्ट करते हैं, है ना, लोगों को लाइक उनकी वॉइसेस जो हैं वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें इसके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए। इस तरह के थॉट्स जो है अब मिडिल क्लास फ्रेंच सोसाइटी में लाने लगी हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि इसमें केवल थर्ड स्टेट के लोग ही इन्वॉल्व थे, है ना, कुछ नोबल्स, कुछ क्लर्जीज फैमिली के जो पीपल थे वो भी चेंजेस चाहते थे, है ना, वो भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन थर्ड स्टेट के साथ हो रहा है इसको सपोर्ट नहीं करते थे। उसमें से कुछ लीडर्स हैं जैसे कि मॉन्टेस्क्यू, है ना, कौन है, चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू। ये नोबल मैन थे बाय बर्थ, बट ये क्या बोलते थे कि गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, है ना, पावर किसके पास होनी चाहिए, पीपल के पास होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के पास यदि पावर है भी तो एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने बोल दिया वो करना ही है ना, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, उसके पीछे लोगों की डिज़ायर होनी चाहिए, ना कि एब्सोल्यूट डिज़ायर होनी चाहिए गवर्नमेंट की। ओके, देन रूसो, जो रूसो है इन्हें मेन आर्किटेक्ट माना जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है ना, कि हु इज़ द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जीन जैकस रूसो। ही प्रपोज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। देखो रूसो क्या बोलते थे कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, किसके बीच में, पीपल और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए, है ना, अगर एक भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर सकती है। ठीक है, तो वो यही बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है या और जो पीपल है उनके बीच में क्या होना चाहिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि जब तक गवर्नमेंट पीपल के डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम करेगी तो पीपल कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि जो गवर्नमेंट बोलेगी वो पीपल फॉलो करेंगे। ठीक है, बट अगर गवर्नमेंट लोगों की डिज़ायर के अकॉर्डिंग काम ना करे तो पीपल को ये राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दे और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, मतलब रिवॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कहते थे, रूसो।
देन एक और है जॉन लॉक, है ना। तो 3 फिलोसोफर्स के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो जॉन लॉक भी पॉलिटिकल थिंकर थे और वो बोलते थे कि डिवाइन डॉक्ट्रिन कुछ नहीं होता, है ना, बल्कि हमें हमेशा काम किसके लिए करना चाहिए, पीपल को एम्पावर करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि राजा भगवान हो गया, है ना, और अगर राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, है ना, क्योंकि वो डिवाइन पावर हो गए, वो जो करेंगे वो सही होगा, हमेशा सही होगा। ये सारी चीज़ों में हमें बिलीव नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जो पावर है वो किसे देनी चाहिए, लोगों को देनी चाहिए। लोगों को डिसाइड करने देना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। अब ये सारे थॉट्स किस में आने लगे हैं, मिडिल क्लासेस में। हमने प्रॉब्लम्स पढ़ लिया कि थर्ड स्टेट के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। एक्सप्लॉइटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं है। बट जैसे जैसे मिडिल क्लास डेवलप होने लगता है थर्ड स्टेट में भी, जैसे जैसे वो एजुकेशन लेने लगता है, तो उन्हें समझ में आता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना। इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, कोई भी प्रिविलेजेस बर्थ के अकॉर्डिंग नहीं मिलने चाहिए। तो ये सारे थॉट्स जब बनने लगते हैं मिडिल क्लास में, तो वो यही सारे थॉट्स पूरे थर्ड स्टेट में फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा 3 फिलोसोफर्स के बारे में कि ये जाते हैं लोगों को एजुकेट करते हैं कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आपको इसके अगेंस्ट स्टेप लेने चाहिए। सेम हमने इंडिया में भी पढ़ा है ना। जब हमारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे, आईएनसी हमारा बना, तो आईएनसी का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, हम ये पॉइंट्स निकालेंगे कि कहाँ पर हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है ना, हमें क्या चाहिए गवर्नमेंट से, हम वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि अगर आपने हमारी ये डिज़ायर्स फुलफिल नहीं की तो हम आपके अगेंस्ट रिवॉल्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने भी की थी। सेम चीज़ें कहाँ पर हो रही है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में हो रही। आप ऐसे कनेक्ट लिंक करके थोड़ा समझोगे तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया एक रोल ऑफ मिडिल क्लास। अब क्या होता है, आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब इसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली। एक दिन क्या होता है, पूरा जो फ्रेंच सोसाइटी है उनका जब टॉलरेट करने का लिमिट ख़त्म हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रगल टू सर्वाइव 1780 टू 89। अब हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1789 में। अब इसके पहले वाले जो ईयर्स थे 1780 से 90 वाला, है ना, मतलब इस पीरियड में पूरा फ्रेंच सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स जो है वो फेस की है, जिसके कारण ही उन्होंने 1789 में ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें मोनार्कियल सिस्टम नहीं चाहिए, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ, वैसे तो हमने सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी कि फ्रांस में क्या होने लगा था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके कारण कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया। कंजम्पशन बढ़ गया मतलब कि क्या, फूड ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, है ना, लोग डिमांड ज़्यादा करने लगे, बट उतना सप्लाई मार्केट में नहीं हो पा रहा था, तो फूड स्कार्सिटी वहाँ पर देखने को मिली, है ना। अब फूड स्कार्सिटी है तो क्या होगा, अगर चीज़ें कम है मार्केट में और लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। तो प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ गए कि लोग उन चीज़ों को खरीद ही नहीं पा रहा था, है ना। जो पुअर पॉपुलेशन है वो चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, और हार्डशिप्स उनको फेस करनी पड़ रही है ना। देन उसके बाद नेचुरल कैलामिटी हो जाती है उसी पीरियड में, तो जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो उतना प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता है, तो चीज़ें और ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद लेबरर्स, पीजेंट्स का जो वेजेस है वो तो जितना पहले मिलता था उतना ही अभी भी मिल रहा है। तो पहले 100 रुपीज़ में अगर उनका दिन चल जाता था, तो अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उन्हें डेली 200 रुपीज़ चाहिए, बट वेजेस तो उनकी आज भी कितनी है, 100 रुपीज़ ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा वर्स हो गई, बहुत ज़्यादा। इसीलिए फिर ग्रोइंग जो मिडिल क्लास थी उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब हमें ये प्रिविलेजेस को ख़त्म करना होगा, है ना। इन प्रिविलेजेस को ख़त्म करके हमें इक्वालिटी पूरी फ्रेंच सोसाइटी में लेकर आना है। और जो हमने अभी पढ़ा, लॉक हो गए, रूसो हो गए, मोंटेस्क्यू हो गए, है ना, ये अपने थॉट्स जो है वो लोगों तक पहुँचा ही रहे थे। जो मिडिल क्लास में एजुकेटेड पीपल है वो लोगों को अवेयर कर रहे थे कि हमें इसके अगेंस्ट स्टेप लेना चाहिए, हमें इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो पूरी फ्रेंच की सोसाइटी में स्टार्ट हो गई थी। अब इसी के साथ क्या होता है कि आउटब्रेक कैसे होता है रेवोल्यूशन का, कि जो किंग होते हैं, है ना, अब हमने पढ़ा था पहले कि उनकी ट्रेजरी क्या है, एम्प्टी है, उनको चाहिए पैसे, उसके लिए उनको क्या बढ़ाना है, टैक्सेस। बट टैक्सेस वो अकेले नहीं बढ़ा सकते, टैक्स को बढ़ाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, असेंबली बुलानी पड़ेगी। अब इस असेंबली में कौन होंगे, तीनों स्टेट के पीपल होंगे, ठीक है। नोबल्स भी होंगे, क्लर्जी भी होंगे, और कौन होंगे, थर्ड स्टेट वाले लोग भी होंगे, ठीक है। नोबल से 300 पीपल होंगे, क्लर्जी से 300 पीपल होंगे, और थर्ड स्टेट से 600 पीपल होंगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो वोटिंग सिस्टम होता था, है ना, क्योंकि देखो आपको कोई डिसीजन लेना है
तो डिसीज़न तो वोटिंग के बाद ही होगा। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, उसमें बिल पेश होता है, तो बिल पेश कोई भी करे, उसको पास कैसे करवाया जाता है, जब उसके ऊपर वोटिंग होगी, डिस्कशन होगा, अगर ज़्यादा वोट मिल जाएंगे यस के फेवर में तो वो बिल पास हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर भी होता था, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी, 1 एस्टेट 1 वोट। ठीक है, 1 एस्टेट 1 वोट, मतलब कि यहाँ पर हमेशा कितने वोट होते थे, 3 वोट होते थे। अब प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट एस्टेट और सेकंड स्टेट तो हमेशा साथ में रहता था, है ना, क्यों, क्योंकि असेंबली बुलाई जाती थी टैक्स के ऊपर डिसीजन लेने के लिए। अब इन दोनों को तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है, तो चाहे कितना ही टैक्स बढ़ा दो, ये तो हमेशा टैक्स को फेवर ही करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर टैक्स बढ़ेगा तो इन्हीं लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट थर्ड स्टेट का क्या, थर्ड स्टेट के ऊपर यदि टैक्स बढ़ता जाएगा तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि वो अपने नीड्स को फुलफिल कर सके। ऑलरेडी वो 2 टाइप के टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हैं। पूरा जो सोसाइटी है उसका खर्चा किसके ऊपर है, थर्ड स्टेट के ऊपर है। नोबल्स, क्लर्जी में जो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और ये हार्डशिप से पैसा कमा जो रहे हैं, वो भी कहाँ पर जा रहा है, इनका क्लर्जी और नोबल्स के पास जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो अब यहाँ पर फिर सडनली क्या होता है कि थर्ड स्टेट डिमांड करने लगता है कि अब हमें 1 एस्टेट 1 वोट नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फ्रेंड्स की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें इक्वालिटी के लिए खड़ा होना चाहिए, हमें इक्वालिटी डिमांड करनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट डिमांड करता है कि हमें इक्वालिटी चाहिए, है ना, हमें 1 पर्सन 1 वोट चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं वो बर्थ के अकॉर्डिंग दिए जाए, हम चाहते हैं कि प्रिविलेजेस जो है वो किसके अकॉर्डिंग दिए जाए, वर्थ के अकॉर्डिंग दिए जाए। ठीक है, बट इस असेंबली में कोई भी कंसेंसस जो है वो तीनों एस्टेट के बीच में नहीं बन पाता है ना। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कभी नहीं चाहेगा कि 1 पर्सन 1 वोट हो, है ना। इसके अलावा थर्ड स्टेट एक और चीज़ डिमांड करता है कि टैक्सेस जो है वो केवल थर्ड स्टेट पे नहीं करेगा, टैक्सेस जो है वो फर्स्ट स्टेट को भी पे करना पड़ेगा, सेकंड स्टेट को भी पे करना पड़ेगा। क्या फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कभी इस बात के लिए राजी होंगे, क्या नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, तीनों लाइक फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिस्प्यूट्स जो है वो हो जाते हैं, जिसके कारण थर्ड स्टेट जो है वो असेंबली छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जब तक आप 1 पर्सन 1 वोट और टैक्स जो है वो तीनों स्टेट के लिए अप्लाई नहीं कर देते, तब तक हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे, है ना, और हम इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे। ये कौन बोलने लगता है, अब थर्ड एस्टेट बोलने लगता है। ठीक है, और यही चीज़ें जो है वो किस में टर्न हो जाती है, रेवोल्यूशन में हो जाती है। ठीक है, ऑन 5 मई 1789 लुई 16 हेल्ड एन असेंबली टू पास प्रपोजल फॉर न्यू फॉर्म ऑफ टैक्सेस विच वॉज बाइकॉटेड बाय द थर्ड स्टेट, है ना। 5 मई 1789 को लुई 16 जो है वह असेंबली बुलाते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाए। बट यहाँ पर थर्ड स्टेट जो है वो असेंबली को बाइकआउट करके चला जाता है। क्यों बाइकआउट करके चला जाता है, उनकी 2 डिमांड्स रहती है कि वो चाहते हैं कि अब क्या होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो टैक्स है वो केवल थर्ड स्टेट पे नहीं करेगा, अब दोनों ही स्टेट जो है वो टैक्स पे करेंगे। They found the voting system unfair and swore not to attend any assembly unless a constitution is drafted limiting the power of the monarchy। और वो क्या बोलते हैं कि जब तक ये जो अनफेयर वोटिंग सिस्टम है इसको आप हटा नहीं देते, तब तक हम कोई सी भी असेंबली को अटेंड नहीं करेंगे, है ना। और जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करके मोनार्कियल सिस्टम की पावर को लिमिट नहीं करेंगे, कोई भी डिसीजन असेंबली में लिया नहीं जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के डिस्प्यूट जो है वो वहाँ पर चल रहे होते हैं। उसी बीच में क्या होता है, एक र्यूमर जो है वो सोसाइटी में फैल जाता है। क्या फैल जाता है कि किंग जो है वो थर्ड स्टेट के ऊपर अटैक करवाने वाले हैं, है ना, पीजेंट कम्युनिटी के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो पीजेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारा अनाज छुपा कर रखा है, तो वो मार्केट में आने नहीं दे रहे, जिसके कारण सबके प्राइसेस जो है वो बढ़ गए हैं। तो लोग डर जाते हैं कि हम राजा हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है ना, तो वो और ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और सब लोग मिलकर क्या करते हैं, जो फोर्ट वगैरह होता है ना, वहाँ का बैसले का जो फोर्ट होता है वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट तोड़ फोड़ और ये सारी चीज़ें करते हैं। सारी मिडिल क्लास जो थर्ड स्टेट है वो मिलता है और खुद क्या कर लेता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना लेता है। ठीक है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए क्या होता है, ऑन 14 अगस्त 1789 नेशनल असेंबली पास्ड द डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम एंड अनइक्वल टैक्स सिस्टम। क्योंकि देखो ज़्यादा पॉपुलेशन में तो थर्ड स्टेट ही है, तो थर्ड स्टेट खुद ही क्या करता है, अपनी नेशनल असेंबली बनाता है,
उसमें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है, ठीक है, कि आज से हम फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर रहे हैं, अनइक्वल टैक्स सिस्टम को अबॉलिश कर रहे हैं, हम अपने लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम कर रहे हैं ना, जिसको कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग रूल किया जाएगा। फिर ये राजा को बोलते हैं कि अगर आपको पावर में रहना है तो आप रह सकते हो, हम आपको किंग मानेंगे, बट आपको किसको फॉलो करना पड़ेगा, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो हमने बनाया है ना, जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अब यहाँ पर पावरफुल कौन हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उस अकॉर्डिंग ही मोनार्कियल सिस्टम जो है या मोनार्क जो है वो अपने डिसीजन ले सकता है, ठीक है। और ये जो अनइक्वल टैक्स सिस्टम है इसको भी आपको हटाना होगा। इस तरह की डिमांड जो है वो नेशनल असेंबली सामने रख देता है। अब राजा के पास ये प्रॉब्लम है कि वो किसकी बात माने, है ना। क्यों, क्योंकि अगर राजा बोलता है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानूंगा तो थर्ड स्टेट जो है वो राजा के ऊपर अटैक कर देंगे, है ना, और राजा को कम्प्लीटली हटा देंगे, और राजा कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि थर्ड स्टेट जो है वो ज़्यादा पॉपुलेशन में है। तो इसीलिए राजा सोचता है कि बिल्कुल पावर ना होने से तो अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ पावर तो मेरे पास रहे, है ना। तो फिर फाइनली जो किंग है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फ्रांस में क्या बन जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि वहाँ पर सिस्टम तो क्या है, मोनार्कियल सिस्टम, बट उसे फॉलो क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो एब्सोल्यूट मोनार्कियल सिस्टम था कि मोनार्क अपने अकॉर्डिंग जो डिसीजन लेता था वो अब नहीं ले सकता, अब उसे डिसीजन किसके अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। मतलब कि मोनार्क की पावर को यहाँ पर लिमिट कर दिया गया है और ज़्यादा पावरफुल किसको बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, आफ्टर द नेशनल असेंबली गेन रिकॉग्निशन एंड पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है फ्रांस में वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, क्योंकि चेंजेस तो होंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश करना है। तो रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट होता है, 1789 से, सक्सेस मिलती है उनको 1791 के समथिंग, है ना। मतलब यहाँ पर वो इस तरह के चेंजेस जो हैं वो करते हैं। 1791 वॉज द वैन नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये डिवाइड कर देते हैं पावर्स को पूरे उसकी 3 उसमें ग्रुप्स में, है ना, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो पावर को किसी एक के पास नहीं देना चाहते। उन्हें पता था कि यदि पावर फिर से किसी एक के पास गई तो फिर से लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, तो इससे अच्छा है कि पावर को आप डिवाइड कर दो। ओके, तो यहीं से जो डिवीजन ऑफ पावर है कि सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं होनी चाहिए, पावर हमेशा डिवाइडेड होनी चाहिए, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया था। ओके, तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर 3 ऑर्गन्स यहाँ पर बनाए गए। देन उसके बाद उन्होंने बोला कि अब इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, मेथड टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। अब लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बने, है ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि केवल फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग रूल्स बना ले या केवल थर्ड स्टेट के लोग रूल्स बना ले, है ना, क्योंकि सोसाइटी में तो सभी को रहना है, तो सभी को आना पड़ेगा उसमें। तो डिसाइड किया गया कि हम इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, है ना। इलेक्शन के बेसिस पर जिस भी रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में बैठेगा और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। सेम जैसा हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था वैसा ही यहाँ पर ये लोग भी चाहते हैं। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। अब इलेक्शन के लिए कौन वोट करेगा, है ना, तो उसके लिए भी इन्होंने देखो क्या किया कि केवल वही लोग वोट दे सकते हैं जो 25 ईयर्स से अबव हो और जो टैक्स पे करती हो एटलीस्ट 3 डेज का, है ना। मतलब उसी को राइट टू वोट होगा जो 25 साल से ज़्यादा का हो। ये तो ठीक है कि समझ में आता है, बट एक और लिमिटेशन इन्होंने क्या रख दिया कि केवल जो 3 दिनों का जो लेबर है उससे ज़्यादा अगर टैक्स पे करता है तो उसे ही राइट टू वोट होगा। अगर वो 3 इतना टैक्स पे नहीं करता तो उसके पास राइट टू वोट नहीं होगा। अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, बट फिर भी यहाँ पर लोग मान जाते हैं, है ना। सो बेसिक राइट्स वर इनग्रेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दैन उसके बाद इलेक्शन हो गया, रिप्रेजेंटेटिव्स मिल गए, असेंबली बन गया, फिर यहाँ पर क्या बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक राइट्स जो है वो ऐड किए जाते हैं कि कोई प्रिविलेजेस किसी को भी नहीं मिलेगा, जो राइट्स होंगे, जो भी फ्रीडम होगी वो सबको इक्वली मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐड किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी ऑफ लॉ। मतलब ये सारे जो बेसिक राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किए जाते हैं, ठीक है। और इस तरह से फ्रांस में क्या हो जाता है, मोनार्कियल सिस्टम की जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, आप इसको फिर से एक बार पढ़िए, और पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है आपका एनसीईआरटी। क्लास 9th का एनसीईआरटी उठाइए आप हिस्ट्री का,
उसमें आपका शायद फर्स्ट या सेकंड चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसको आप स्टडी करिए, यहाँ तक आपको अच्छी से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। और फिर भी यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा समराइज्ड करके मैं आपको बता रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको ना रहे, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने पढ़ा 1789 में ये स्टार्ट होता है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मोनार्कियल सिस्टम को हटाकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था फ्रेंच की सोसाइटी में, इसीलिए लोग क्या चाहते हैं वहाँ पर, इक्वालिटी। तो फ्रेंच की सोसाइटी को हमने स्टडी किया कि 3 स्टेट्स में वो डिवाइडेड है। कौन कौन से स्टेट्स में? क्लर्जी है, नोबल्स है और पूरा थर्ड स्टेट है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टैक्स है वो केवल थर्ड स्टेट पे करता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेट कोई टैक्स पे नहीं करता है। अब जब लुईस 16 जो है वो थ्रोन पर बैठते हैं तो वो देखते हैं कि उनका पूरा ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी है, तो वो क्या चाहते हैं, टैक्सेस को बढ़ाना। बट फ्रांस की जो सोसाइटी है उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रखे हैं। क्यों क्राइसिस हो रखे हैं? क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाता है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना काफ़ी नहीं है, जिसके कारण महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों के पास पैसा बिल्कुल भी नहीं बच पा रहा है कि वो अपने जो डेली के नीड्स हैं उनको वो फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ऑलरेडी सब्सिस्टेंस क्राइसिस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, और उसी के बीच लुईस 16 असेंबली बुला लेते हैं और क्या डिसाइड करते हैं कि हम टैक्सेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑलरेडी थर्ड स्टेट के पास पैसा है ही नहीं और आप बोल रहे हो कि हमें और पैसा आपसे चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड स्टेट क्या करेगा, रिवॉल्ट करेगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना। तो वो डिमांड करने लगते हैं कि अब हमें क्या चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी चाहिए, है ना। ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रहा है इसको ख़त्म करिए, वोटिंग सिस्टम जो पूरा अनफेयर है इसको हटा के फेयर सिस्टम लाइए। तो वो डिमांड करने लगते हैं कि 1 पर्सन 1 वोट मिलना चाहिए, है ना। जितने भी प्रिविलेजेस है वो आपको ख़त्म करना होगा। टैक्सेस केवल थर्ड स्टेट पे नहीं करेगा, सारे स्टेट्स को टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह की डिमांड के साथ वो नेशनल असेंबली में मिलते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और क्या इस्टेब्लिश हो जाता है वहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल सिस्टम, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में है, आप इसको थोड़ा सा पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू। हम नेक्स्ट सेशन में इसके सेकेंड पार्ट में मिलते हैं।